हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। दिन भर में हमें इतने टास्क परफॉर्म करने होते हैं कि उन्हें परफॉर्म करते करते हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और एक टाइम पर हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन मुश्किल लगने लगती है। लेकिन फिर भी हम अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हुए इस प्रिपरेशन में जुटे रहते हैं, लगातार कठिन परिश्रम करते रहते हैं, क्योंकि हम खुद में विश्वास करते हैं कि एक ना एक दिन हमारा ये जो स्ट्रगल है वो जरूर काम आएगा और हमें एक बेहतर रैंक प्राप्त होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुछ ऐसी मुश्किलों पर जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आती हैं। और मैं यहाँ फोकस नहीं करूंगा ऐसी बातों पर लाइक यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, कैसे उसको मैनेज करें, या यूपीएससी इंडिया का टफेस्ट एग्जाम क्यों है। इन चीजों पर फोकस नहीं होगा। फोकस होगा ऐसी चीजों पर जो आपकी प्रिपरेशन को कठिन बनाती हैं। जैसे फोकस, अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन आपका फोकस सही नहीं है, आप प्रिपरेशन में पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो उस 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो फोकस को कैसे डेवलप करना है, कैसे हम बेटर स्टडी कर सकते हैं, ये मेरा मेन पॉइंट रहेगा डिस्कशन का। ओके, और यहां अगेन मैं मेडिटेशन वगैरह की बात नहीं करूंगा, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक वेज की बात करूंगा जो आपकी प्रिपरेशन में, आपकी स्टडी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ओनली आईएएस ने कुछ टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं। यहां पर आपको बहुत कम प्राइस में 34 टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 7 टेस्ट सीसेट के इंक्लूड रहेंगे। ये प्रोग्राम 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और यहां आपको प्राइस बहुत कम देखने को मिलता है। ऑनलाइन आपको केवल 2,000 रुपये में ये टेस्ट मिल जाएंगे और ऑफलाइन आपको 4,000 में ये मिल जाते हैं। इसमें हम आपको अप्रोच सेशन, मेंटोरशिप सेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें मल्टीपल रिवीजन आपको करा दिया जाता है आपके पूरे सिलेबस का, क्योंकि मल्टीपल टेस्ट के माध्यम से आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और यहाँ हम करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करेंगे आप लोगों के लिए 1.5 साल का, जो कि यूपीएससी का वन ऑफ द टिपिकल पोर्शन होता है। अब ये टेस्ट हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और आपकी कोई अदर क्वेरी है इस कोर्स के रिगार्डिंग, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। एक छोटी सी कविता के साथ मैं कुछ लाइन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं आपके स्ट्रगल के लिए। लाइन कुछ इस प्रकार है। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है। वही हुए हैं सफल जिंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है। तो आप सभी यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, आप भी स्ट्रगल के फेज में हैं, आप भी सर्द रातों में पढ़ रहे हैं। एक दिन आपका स्ट्रगल भी जरूर सफल होगा और आप भी इतिहास रचेंगे। तो चलिए बात करते हैं उन बिंदुओं पर जो आपकी प्रिपरेशन को कठिन बनाते हैं और उनका समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, बाकी सारी चीजें हम छोड़ दें कि सिलेबस बहुत बड़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, एनालिसिस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके अलावा क्या आती है आपकी प्रिपरेशन में, जो मुश्किलों को बढ़ाती है, वो है आपका फोकस। यदि आपका फोकस पढ़ाई में नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप गिरता है। आपको लगता है कि मैं जितना भी कुछ प्रिपेयर कर रहा हूं या जो भी पढ़ रहा हूं वो मुझे याद नहीं हो रहा है लंबे समय के लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। अब फोकस ना होने का आपको रीजन पता है क्या होता है? इसके 3-4 रीजन हैं। पहला है लैक ऑफ गोल। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ यूपीएससी एक अट्रैक्शन की तरह देख रहे होंगे यूपीएससी को, ठीक है, कि आईएएस बनना है, बहुत सारी गाड़ियां साथ में चलती हैं, हर जगह सैल्यूट होगा, इस तरीके की चीजें देखकर आप यूपीएससी में आ जाते हैं। सो लैक ऑफ गोल आपको नहीं रखना है। आपके पास क्लियर विजन होना चाहिए कि आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। ओके, हर रोज इस पर फोकस करिए, हर रोज आप सोचिए कि आप इस जर्नी में क्यों आना चाहते हैं। तो पहला तो यह है कि अगर आपके पास रीजन नहीं है तो आप इसमें बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, मैं एक स्टोरी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ और ये रियल स्टोरी है। यहां पर एक महिला को आप देख सकते हैं, इनका नाम है लता भगवान करे। इनकी एज थी 61 ईयर्स, अभी भी ये मौजूद हैं। तो एक टाइम पर हुआ क्या था, ये किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी। इनके हस्बैंड की तबीयत खराब हुई तो इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में जब ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर गए तो वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आप इनको लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएं। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था, 60-65 किलोमीटर दूर था। ऐसे में इतना लंबा ट्रैवल करने के लिए इनके पास फाइनेंस का अभाव था।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जितनी भी सेविंग बची हुई थी इनके पास, इन्होंने जो भी 100-200 रुपये 500 रुपये बचा रखे थे, उससे अपना किराया देकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब गए, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने वहां पर कुछ ट्रीटमेंट के लिए इनको टेस्ट लिख दिए, लेकिन टेस्ट के लिए इनके पास पैसे मौजूद नहीं थे। इन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं बाहर कुछ खा लेते हैं, पैसे तो है नहीं टेस्ट कराने के लिए। तो ये बाहर जब कुछ खाने गए तो वहाँ इन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक खबर देखी और उसमें लिखा था मैराथन, और मैराथन में जो भी व्यक्ति फर्स्ट आएगा उसको कुछ पैसे मिलेंगे। इन्होंने वो चीज़ देखी, ठीक है। अब इनके पास फाइनेंस की कमी तो थी ही थी और अपने हस्बैंड को इन्हें बचाना भी था। तो 60+ ईयर की एज में ये मैराथन दौड़ने के लिए गई, और मैराथन अपने आप में बहुत लंबी रेस होती है, ठीक है। तो ये जो हायर एज ग्रुप वाले लोग होते हैं उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद इनका एक ही पर्पस था कि मुझे ये पैसा कैसे भी चाहिए, क्योंकि ये अंतिम उम्मीद है अपने हस्बैंड को सेव करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। तो इन्होंने जिस तरीके से वहां दौड़ लगाई, ये उसमें फर्स्ट प्राइज प्राप्त कर गई, और उसके बाद इन्होंने उस पैसे से अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट कराया। लेकिन ये वहां नहीं रुकी, अगले साल फिर से इन्होंने उस मैराथन में पार्टिसिपेट किया और फिर से इन्होंने फर्स्ट प्राइज हासिल किया, ठीक है। अब ये ऐसा कर क्यों पाई? क्योंकि इनके पास एक गोल था, इनके पास अदर ऑप्शन नहीं था, इन्हें वो चीज कैसे भी प्राप्त करनी ही करनी थी। तो जब आपके पास ऐसा विजन होता है, ऐसा गोल होता है जिसको आप किसी भी हाल में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उसमें जरूर सफल होते हैं। इसीलिए अपना विजन क्लियर रखिए कि आप यूपीएससी में क्यों आना चाहते हैं। जब आपका विजन क्लियर होगा, आप डिस्ट्रैक्शन को अपने आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फोकस की कमी के और क्या रीजंस हैं? और रीजंस हैं कुछ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। देखिए, डिस्ट्रैक्शन से हम बच नहीं सकते, हमारे आसपास डिजिटल डिवाइसेस रहती हैं, हमारे रिलेटिव्स भी कभी कभी आ जाते हैं तो वो परेशान करते हैं, हमारे फ्रेंड्स परेशान करते हैं, सोशल मीडिया हमें परेशान करता है। आप एक फोटो अपलोड करेंगे पहले सोशल मीडिया पर, फिर आप उसमें कमेंट देखने जाएंगे कि किस किस ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने लाइक किया है, आप फैन फॉलोइंग देखते हैं, तो इससे आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप स्टेटस भी लगाते हैं तो स्टेटस को भी आप देखते हैं कितने लोगों ने व्यू किया है। तो ये होते हैं कुछ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो आपके फोकस में कमी लाते हैं। और इसके अलावा कुछ इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, जैसे माइंड वॉन्डरिंग। आपका माइंड कहीं भी घूमता रहता है, आप बुक ओपन करके बैठे हुए हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन वहां फोकस ही नहीं कर रहा है, ब्रेन कहीं भी किसी भी जगह चला जाता है, आपको कुछ खाने का विचार आ जाएगा बीच में या कुछ भी आ जाएगा, तो माइंड वॉन्डरिंग ये होता रहता है। तो अब इन प्रॉब्लम से हम कैसे सॉल्यूशन पाएं, ठीक है। तो बात करते हैं एक एक करके। पहले एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं, इनको आप कैसे अवॉइड करेंगे। इसको अवॉइड करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, आप टाइम स्लॉट में स्टडी करिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि कल मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो लक्ष्मीकांत के ही पीछे पड़े हुए, हर रोज एक ही एग्जाम्पल लेते हो, तो मैं एनवायरमेंट ले लेता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एनवायरमेंट पढ़ना है, लेकिन एनवायरमेंट में कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना है, आपने जब तक ये डिसाइड नहीं किया, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और एनवायरमेंट आपको किस समय पढ़ना है, हमारे पास बहुत सारे टास्क हैं इस समय, जो प्रीलिम्स दे रहे होंगे उनको टेस्ट सीरीज भी लगानी है, उसका एनालिसिस पढ़ना है, फिर स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है, फिर उन्हें कोई हो सकता है कि मंथली मैगजीन पढ़नी हो या न्यूज़पेपर भी पढ़ना हो, तो बहुत सारी चीजें हमें करनी है। तो अगर हमने इन सभी चीजों के लिए टाइम स्लॉट डिवाइड नहीं किया ना, कि न्यूज़पेपर हमें कितने समय से कितने समय के बीच पढ़ना है, या फिर हमें अगर स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है तो कितने घंटे पढ़ना है और कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, तो आप सही से स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो हमेशा टाइम स्लॉट के अंदर स्टडी करिए, और मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया ना, आपकी प्रिपरेशन में इतना बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते। तो कुछ दिन जैसा मैं बता रहा हूं, आप इसको फॉलो करके देखिए। उसके बाद बी स्पेसिफिक। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप स्पेसिफिक रहिए कि आपको किस घंटे में क्या पढ़ना है। आपने एनवायरनमेंट पढ़ना शुरू किया, तो एनवायरनमेंट में आपको 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ेंगे। इकोलॉजी आप पढ़ेंगे तो इकोलॉजी में आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, या फिर इकोलॉजी में आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, या क्या चीज आप पढ़ेंगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रोग्रेसिव स्टडी कर पाते हैं। अदरवाइज आप करेंगे क्या, आपने 1-2 पेपर पढ़े, उसके बाद आपको लगेगा कि मैंने जो स्टैटिक पोर्शन है वो प्रिपेयर कर लिया है, या फिर आप बार बार एक ही चीज को रिवाइज करते रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको स्पेसिफिक टाइम अलॉट करना है कि किस टाइम में मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करूंगा। उसके बाद
स्टडी एनवायरनमेंट, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब मान लीजिए आपकी टेबल बहुत ज़्यादा मैसी है, ऐसे में आप सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैसी टेबल पर आपका माइंड इधर उधर घूमता रहेगा, आपकी आईज ही बुक पर नहीं टिकेंगी, वो आसपास की चीज़ों में लगी रहेंगी। तो क्लियर अपनी मेज को रखिए, जहां भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां का एरिया बिल्कुल साफ रखिए, तो आपका फोकस सिर्फ बुक में बना रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिनिश व्हाट यू बिगिन, आपने जो भी चीज स्टार्ट की है, लाइक आप अगर इकोसिस्टम के जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट उसको पढ़ रहे हैं, तो आप जब तक उसको फिनिश ना करें तब तक अपनी स्टडी टेबल को मत छोड़िए। या फिर आप अगर टेबल पर स्टडी नहीं करते, आप बैठकर जमीन पर बैठकर स्टडी करते हैं, तो आप अपने उस एरिया को मत छोड़िए जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं। तो फिनिश करना है आपको वो टारगेट जो आपने शुरू किया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है इंगेज विद स्टडी मटेरियल। आप अपने स्टडी मटेरियल के साथ इंगेज रहिए, वहां पर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना उसको आप अच्छे से पढ़िए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका फोकस कहीं और जा रहा है। तो जब आप इंगेज रहते हैं ना मटेरियल से, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, आपको वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक लाइन पढ़ी लेकिन माइंड कहीं और चला गया। तो इंगेज विद स्टडी मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है इसमें, कीप एवरी डिस्ट्रैक्शन आउट ऑफ द स्टडी रूम। आपके जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो स्टडी टाइम में आपके रूम के बाहर होने चाहिए। मैं अपनी अगर स्टोरी शेयर करूं, तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय मैं अपनी मदर से अपने आप को लॉक करवा देता था, गेट बाहर से बंद करवा देता था, और अपने जो डिवाइसेस हैं उसको बाहर रख दिया करता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फोकस को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। आप भी इस तरीके की चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। आप अपने रूम को लॉक कर सकते हैं, डिवाइसेस को तो बाहर रखना ही रखना है आपको। देखिए, ये 4-5 महीने की मेहनत ना आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी। तो आप 4-5 महीने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते डिजिटल डिवाइस के साथ, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी फिर। चलिए, ये तो हो गए एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। नाउ बात करते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन पे। ये कैसे हम अवॉइड करें जब हमारा माइंड इधर उधर घूम रहा हो। लाइक हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मोमोज खाने का विचार अचानक से मन में आ गया, तो क्या करें। सबसे पहली चीज आपको इसे अवॉइड करने के लिए करनी है, रीड आउट लाउड। आप बोल बोलकर पढ़ाई करिए। मान लीजिए आप मन मन में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद आपका माइंड कहीं और चला गया, आपका माइंड चला गया इंस्टाग्राम की रील्स देखने में। तो ऐसे में आप क्या करिए, आप अपने ब्रेन को रोकिए, जब बुक पर आप वापस आए अगले पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, तो आप उसको बोल बोलकर पढ़िए। जब आप बोल बोलकर पढ़ते हैं ना, तो आपका माइंड अपने आप आपकी बुक में लगा रहता है कुछ देर के लिए, फिर आपका माइंड घूमेगा, इधर उधर भागेगा। तो जब आप अपने ब्रेन को वापस बुक पर लाएं, तो फिर से आप बोल बोलकर पढ़िए। तो ऐसे में आपका ब्रेन उस चीज पर फोकस करेगा जो आप करना चाह रहे हैं, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। उसके बाद अचानक से जो थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं ना, उसको आप किसी पेपर पे लिख सकते हैं। लाइक देखिए, परेशानी तब होती है जब थॉट्स कंटिन्यूअसली हमारे ब्रेन में चल रहे हों, है ना। जैसे इंस्टाग्राम का रील देखने का हमारा मन है, या फिर हमारे मन में कोई मूवी आ गई जिसको हम देखना चाहते हैं, काफ़ी पसंद है हमें, तो हम अपने स्टडी टाइम के बाद भी वो चीज़ें कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, एक पेपर पर उस चीज़ का नाम लिख दीजिए कि मुझे XYZ मूवी देखनी है। ओके, जब आप ये चीज कर देंगे ना, तो आपका ब्रेन एंगेज नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है, मूवी मैंने एक पेपर पर लिख दी है, मैं इसको भूलूंगा नहीं। अब जैसे ही मेरा स्टडी टाइम खत्म होगा, मैं इस मूवी को देख सकता हूं। तो आप वहां अपने स्टडी जो मटेरियल है उसके साथ एंगेज हो पाएंगे। उसके बाद रिकॉल एवरी पैराग्राफ। देखिए, आप ये कोशिश मत करिए कि पूरे चैप्टर को एक ही बार में वन रीडिंग में खत्म कर देना है। आप पैराग्राफ वाइज पढ़िए। एक पैराग्राफ आपने डन किया, तो दूसरे पैराग्राफ पे जाने से पहले आप आंख बंद करके उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए कि ये पैराग्राफ मुझे सही से आया कि नहीं आया, ये मुझे याद भी है कि नहीं है। तो आप पढ़ते समय हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं, आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं चीज़ों को, ताकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रहें। तो जब तक आप आंख बंद करके उस पैराग्राफ को रिकॉल ना कर पाएं, तब तक आप अगले पैराग्राफ पर मत जाइएगा। और एक बार आपने किसी पैराग्राफ को फुल फोकस के साथ पढ़ लिया, तो बिलीव मी, आपको एक ही बार में वो पैराग्राफ याद रहेगा। आप एक काम करिए, अभी क्लास के जस्ट बाद जब आप इस सेशन को देख लें, तो अपनी बुक लेकर बैठिएगा और उसमें जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसको 100% अटेंशन के साथ पढ़ के देखिएगा। ठीक है, आपको एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलकर रीडिंग तो कर रहे हैं लेकिन ब्रेन कहीं और जा रहा है। एक एक वर्ड पर फोकस करके ना एक बार रीड करके देखिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एक ही बार में पूरे का पूरा पैराग्राफ याद रहेगा। ओके, अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं, गारंटी ले रहा हूं, बताइए।
चलिए आगे और बात करते हैं और क्या क्या टिप्स हो सकती हैं अपने फोकस को बेटर करने के लिए। बी अ प्रोग्रेसिव लर्नर। हम एक्चुअल में करते क्या है, हम रिग्रेसिव रहते हैं अपनी प्रिपरेशन में, बार बार हम जीरो से स्टार्ट करने की सोचते हैं। किसी भी एक बुक को हम जीरो पर पहले चैप्टर से स्टार्ट करने की सोचते हैं। तो आपको प्रोग्रेसिव लर्नर बनना है। प्रोग्रेसिव लर्नर आप कैसे बनेंगे? तो प्रोग्रेसिव लर्नर बनने के लिए 3-4 चीजें हैं। जैसे पहली चीज यहां पर आ जाती है ग्रैस्प ईच वर्ड। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। एक भी वर्ड पढ़ते हुए आपका फोकस आपकी बुक से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे पता है फोकस अभी एकदम से नहीं बनेगा, आपका फोकस बाहर जाएगा, लेकिन उसको बार बार जब आप रोकेंगे, बार बार जब बुक पर लगाएंगे उसको, तो एक टाइम पर आपका जो फोकस है वो बुक पर लंबे समय तक बना रहेगा। शुरू में हो सकता है 1 घंटे की पढ़ाई करते हुए भी आपका माइंड 20 बार कहीं और जाए, बुक में 20 बार भी वो ब्रेन जो है बुक से बाहर चला जाए। तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। जब आप कंटिन्यूसली इस तरीके की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो 19 बार होगा, 18 बार होगा, 15 बार होगा, 10 बार होगा। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी माइंड वॉन्डरिंग कम होती रहेगी। तो आपको हर वर्ड ग्रैस्प करना है। उसके बाद प्रैक्टिस डेली, जो भी आपने पढ़ा है उसको डेली प्रैक्टिस करिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और उसके बाद डोंट गिव अप। देखिए प्रोग्रेसिव लर्नर होने के लिए आपको ये चीज़ जरूर फॉलो करनी है, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो आपको उस पर गिव अप नहीं करना है। उस पर आपको पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ आगे पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर आपका मन नहीं भी लग रहा है, आपका मन कितना भी कहे कि ठीक है अभी नहीं करता, 10 मिनट के गैप लेने के बाद कर लेता हूं, या फिर कुछ सॉन्ग सुनने के बाद इस टॉपिक को कर लूंगा, अपने ब्रेन को कंट्रोल करिए। उसके अनुसार आप मत चलिए, आप ब्रेन को अपने अनुसार चलाने का कोशिश करिए और कभी भी गिव अप नहीं करना है। जब आप गिव अप कर देते हैं ना, जब आप ब्रेन की बात मानने लगते हैं, तब मुश्किलें आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगली बात करें तो फोकस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? विजुअलाइज योरसेल्फ एज एन ऑफिसर। जब भी आपका मन पढ़ाई में ना लगे, सिर्फ अपनी स्टडी टेबल पर बैठे हुए आंखों को क्लोज करिए और अपना इमेज आप देखने की कोशिश करिए लबासना में, या फिर डीएम ऑफिस में आप अपने इमेज को देखने की कोशिश करिए। हाँ, ऐसे इमेजेस आपको नहीं खोजने हैं कि आप रोड पर कहीं पर रेड कर रहे हैं या फिर किसी गोडाउन में जाकर आपने रेड करी है। उस तरीके के अट्रैक्शन वाले विजुअलाइजेशन आपको नहीं करना है। जस्ट अपने इमेज को सोचिए कि आप डीएम ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप वहां पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा आप लबासना में अपनी इमेज को देख सकते हैं, ट्रेनिंग के दौरान आप क्लास करते हुए अपने आप को देख सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जब आप विजुअलाइज करते हैं, या फिर आप ये देखिए कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके पेरेंट्स कितने हैप्पी होंगे, या फिर आपके आसपास के लोग किस तरीके से आपको देख रहे होंगे जब आपका पता लगेगा कि आप आईएएस बन चुके हैं। तो इस तरीके की जब चीजें आप विजुअलाइज करते हैं तो आपको इससे मोटिवेशन मिलता है और आप बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स थी जिससे आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे और इंटरेक्शन करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।